मैंने आपको एक बात बताया था कि देखिए एनर्जी को एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक आपका होता है हीट और एक होता है वर्क। दोनों मैंने आपको डिस्कस किया था कि एनर्जी को हम दो तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एक तो हीट के फॉर्म में कि सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग को दे दे या सराउंडिंग अपनी हीट सिस्टम को दे दे। वर्क भी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्या करे, सराउंडिंग पे वर्क करे या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे। फिर से रिवीजन कर लीजिए, मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था कि ये आपका कंटेनर है, ये आपकी इसमें गैस भरी है, ये पिस्टन है। अब देखिए ये आपका इसमें गैस का कुछ प्रेशर लग रहा होगा और यहां मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए गैस जो है वो पिस्टन पे ज्यादा प्रेशर लगा दिया, गैस का मतलब अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो अगर गैस ने ज्यादा प्रेशर पिस्टन पे लगा दिया तो क्या करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी। इसका मतलब गैस ने क्या किया, वर्क किया, पिस्टन पे वर्क किया ना भाई, प्रेशर लगा रहा हूं मतलब वर्क किया। अगर उसने वर्क किया, गैस एक्सपैंड की, गैस एक्सपैंड की एनर्जी लूज की, तो वही वर्क एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, लेकिन कैसे, वर्क के फॉर्म में उसने वर्क किया। या दूसरा क्या काम क्या करें कि पिस्टन से हम गैस में प्रेशर ज्यादा अप्लाई करें, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो कि जो गैस का कंटेनर उस पर हम पिस्टन से खूब प्रेशर दबा के उसमें और उसको दबा दें, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम किया गया। और जो पहला बताया वो क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम था, ठीक है। वो सब चीजें आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान जाइए, ठीक। तो ऐसे भी हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क, ठीक है। सबसे पहले हीट, तो डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया कि हीट क्या है आपका, हीट आपको बताया मैंने कि ट्रांसफर लिख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज या ट्रांसफर है, ठीक है। एक तरीका है, हीट एक तरीका है, एक माध्यम है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग का, ठीक है। देखिए जो हीट होता है हमारा, इसके बारे में एक आप ये जान लीजिए कि ये जो होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। किस पे, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये होता है कि मैं आपको बताया था कि हीट जो होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट तभी एग्जिस्ट करेगी जब, जैसे हीट तभी एग्जिस्ट करेगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके लिए इसेंशियल कंडीशन है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अरे सीधी सी बात है भाई, जैसे कि मैं ये कहूं कि एक गिलास आपने चाय लिया, उसको आपने रख दिया, उस समय के साथ ठंडी हो गई, भाई टेम्परेचर डिफरेंस था ना सराउंडिंग से, तो चाय ज्यादा ठंडी चाय ज्यादा गर्म थी, तभी तो उसने अपने हीट सराउंडिंग में लूज किया। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही ना होता, आप पानी ले लीजिए, पानी, एक गिलास पानी का मैंने एग्जांपल क्यों नहीं दिया आपको, एक गिलास पानी रख देंगे, क्या वो अपनी कोई एनर्जी लूज करेगा सिस्टम, मतलब कोई एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग, कुछ नहीं लूज करेगा। जो बाहर का टेम्परेचर वही पानी टेम्परेचर है, तो क्या एनर्जी लूज करेगा, कुछ नहीं एनर्जी लूज करेगा, कुछ नहीं हीट लूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए हीट की जो यूनिट होती है वो यहाँ पर हम लोग जूल पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी तो एक कॉमन यूनिट चलती है, कैलोरी भी चलती है। और ये मैं आपको बताया भी था कि एक कैलोरी में 4.182 जूल होता है, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लूं, शायद यही होता है ना, हाँ। तो आपका एक कैलोरी में 4.182 जूल, तो ये सब तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक कैलोरी में 4.182 जूल, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है साइन कन्वेंशन, इसमें पढ़ना पड़ता है आपको।
साइन कन्वेंशन क्या है? अगर मान लीजिए कि आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। हीट गिवन टू द सिस्टम क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। और हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, और हीट टेकन बाय द सिस्टम, या हीट गिवन टू द लिखे, हीट गिवन, और दूसरा लिख लीजिए हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। ठीक है, हीट गिवन बाय द सिस्टम लिख लीजिए। समझे नहीं? मतलब अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम। अरे भाई किसी को कुछ देना वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और किसी से कुछ लेना, या हीट टेकन बाय द सिस्टम नहीं, या इसको लिख लीजिए हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, आप किसी कुछ दे रहे हैं, वो जैसे आप हीट दे रहे हैं तो क्या वो पॉजिटिव ही होगा। उससे आप कुछ किसी से कुछ ले रहे हैं तो क्या कहा जाता है? उसे नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम वो कन्वेंशन होता है आपका नेगेटिव, और हीट गिवन टू द सिस्टम वो क्या होता है? पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। ठीक है, लॉजिक तो मैं आपको बता ही दिया। अब आइए, अब इसमें मैं आपको कुछ बात कर लूं। अच्छा, हीट कैसी क्वांटिटी है? हीट आपका देखिए यहां पर भी लिख लीजिए, इतना एक्सप्लेन किया, बताना तो नहीं चाहिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पॉज कर लिए हैं, नोट कर लिए। 1 2 3 में मिटा देता हूं। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे यहां पे बात किया था, एक क्या बात किया था? मैंने एक दो चीजों की, एक हीट कैपेसिटी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद होगा शायद, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैंने बात किया था आपसे। ठीक है, क्या होता है हीट कैपेसिटी और क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? देखिए डेफिनेशन अब ऑलरेडी बता चुका हूं, डेफिनेशन में लिखने की दिक्कत बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। हीट कैपेसिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या? किसी भी बॉडी का उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपको जो भी हीट की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक वर्ड आने से क्या हुआ कि इसने एक चीज को स्पेसिफाई कर दिया। किस चीज को स्पेसिफाई किया था? इसने स्पेसिफाई कर लिया कि बॉडी को स्पेसिफाई कर दिया। क्या कहा इसने कहा कि कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी नहीं, उसने कहा कोई बॉडी जिसका मास m है, कोई भी बॉडी है उसका जो मास m है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने भी हीट की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट किया जाता है C से। C इज इक्वल टू आपका, इसको आप स्मॉल c लिखिए, अभी बताता हूं क्यों। स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। स्मॉल c इज इक्वल टू यहां होता है आपका Q अपॉन m डेल्टा T। ठीक है, डेफिनेशन बनाया यहीं से गया है। मैंने क्या करूं, अगर मास को 1 यूनिट कर दूं और डेल्टा T भी 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं, बस यही से डेफिनेशन बना ली गई। तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q के अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ यूनिट मास, amount of the heat required to raise the temperature of a body of a unit mass through 1 degree centigrade, 1 degree Celsius, इस उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? C से। तो देखिए ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, यहां से आप Q भी लिख सकते हैं, mc डेल्टा T, एंड दिस इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए वैलिड है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबके लिए वैलिड है, ये डेफिनेशन सबके लिए वैलिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस। अच्छा, गैसेस के केस में क्या होता है भैया? देखिए गैसेस के केस में अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे, एक आइसोथर्मल पढ़े हैं ना, और एक एडियाबैटिक पढ़े हैं। कहिए हाँ, दोनों पढ़े हैं। आइसोथर्मल में मैंने बताया था डेल्टा टी जीरो और एडियाबैटिक बताया था क्यू जीरो। डेल्टा टी जीरो रखिए, सी क्या हो गया? इनफाइनाइट। और क्यू रखिए, क्या हो जाएगा? क्यू जीरो रखिए, क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस जो होती है वो जीरो से इनफाइनाइट वेरी करती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस वेरीज फ्रॉम द जीरो टू इंफिनिटी। तो अब हम लोग इतना आप नोट करिए पहले, और डेफिनेशन अपने आप बना लिख लीजिए, मजाक मत करिए। हीट कैपेसिटी, एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव, ये सब बिल्कुल गलती ना हो, ठीक है? इतना आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपसे इसमें और स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में इसमें हम लोग घुसेंगे। जैसा कि हम बताएं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस जो है आपकी वो जीरो से इनफाइनाइट के बीच में होगी। मतलब जीरो भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है? तो देखिए इसमें हम लोग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आपकी, इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपका एट कांस्टेंट प्रेशर पर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दो पे, ठीक है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? बस कुछ नहीं, बस वैसे ही बोलना है आपको जैसे कि मैंने वहां पर बोला था। कांस्टेंट समझ जाएगा, शॉर्टकट लिखे हैं, बस वही सेम चीज है कि बस केवल वही है कि बस केवल हो जाएगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही सेम चीज के अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट द कांस्टेंट प्रेशर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सीपी, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे? सीवी। याद रखिएगा ये जो सी अभी बना रहा हूँ ये मैं स्मॉल सी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? स्मॉल सी, ठीक है? तो ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी। और कुछ नहीं, सीपी भी वही है आपका, आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्यूपी अपॉन एम डेल्टा टी, और ऐसे सीवी बोल सकते हैं, स्मॉल सी है, क्यूवी एम डेल्टा टी, ठीक है? ऐसे ही सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे कह सकते हैं। आप अक्सर क्या स्मॉल स्मॉल बार बार बोल रहे हैं, क्यों नहीं कैपिटल सी बोल रहे हैं? रीजन है, देखिए गैसेस में क्या होता है, ठीक आप बोल दीजिए कि यूनिट मास ऑफ ए गैस, मतलब मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ ए गैस, लेकिन एक चीज बताइए, गैसेस के केस में तो हम लोग मैक्सिमम मोल्स के बारे में बात करते हैं, मोल्स के टर्म में बात करते हैं कि 4 मोल्स ऑफ ए गैस, 2 मोल्स ऑफ ए दिस गैस, 3 मोल्स ऑफ दिस गैस। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। क्या चीज? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए कुछ नहीं चेंज होगा, सिंपल जो हम लोग यूनिट मास बोलते थे कि यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, मतलब यूनिट मास बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते थे। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मोल या 1 मोल ऑफ ए गैस। क्या चीज? अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग कैपिटल सी से लिख रहे हैं, और Q अपॉन एन डेल्टा टी हो जाएगा। कुछ नहीं, बस केवल एन चेंज हुआ है बस, ठीक है? और वही चीज हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो आपका ये हो जाएगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बात आती है कि सर ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये जो आपने लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल रिलेशन है, रिलेशन है। कैसे रिलेशन है वो देख लीजिए। अच्छा रिलेशन है कि बुरा रिलेशन है? तो यहाँ वो अच्छा बुरा नहीं देखते हैं, रिलेशन कैसा है ये देखते हैं। अच्छा बुरा रिलेशन आप लोग आपस में देखा करिए, ठीक है? तो अगर हम लोग रिलेशन देखें
बिटवीन सी, मान लीजिए सीपीसीबी, हाँ सीपीसीबी लिख लीजिए, स्मॉल सी कैपिटल सी लिखिए, ठीक है, समझ जाएंगे ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा एग्जांपल लेके हम बात करेंगे, ठीक है। एग्जांपल हम O2 गैस का ले लेते हैं, ठीक है। किसका? O2 गैस का। किसका? O2 गैस का, ठीक है, O2 गैस का। देखिए मान लीजिए हम लोग कोई पकड़ लें, जैसे कि मान लीजिए कि सीपी आप पकड़ लीजिए, पहले सीपी ही पकड़ लीजिए। सीपी क्या कहता है? सीपी की डिफिनीशन क्या होगी? सीपी कहेगा कि O2 के 1 ग्राम को, O2 गैस के 1 ग्राम, O2 गैस के मतलब 1 ग्राम को हीट करने के लिए नहीं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वही वो सीपी है। और कैपिटल सीपी क्या है आपका? O2 गैस के 1 मोल को, O2 गैस के 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है। अच्छा 1 मोल में कितने ग्राम O2 के? अगर O2 को मैं 1 मोल ले लूं तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आ गया? 32 ग्राम, ठीक है। मतलब कि 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं टोटल। तो मतलब ये जो ये क्या है, मैंने क्या बताया कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 मोल में 32 ग्राम, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 32 ग्राम O2 गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सीपी। इतनी हीट की हमें आवश्यकता पड़ती है, सीपी अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा तो भैया 1 ग्राम O2 गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना पड़ेगा? सीपी अपॉन 32। और 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि स्मॉल सीपी है। तो स्मॉल सीपी इक्वल टू कैपिटल सीपी अपॉन 32। अगर इसको हम लोग एज ए जर्नल रिजल्ट लिखें तो जानते हैं क्या लिखेंगे? कैपिटल सीपी इज इक्वल टू m मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्मॉल सीपी। देख लीजिए वही है कि नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल C इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। इस चीज को समझ गए? ये रिलेशन समझ गए? बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कुछ है नहीं, बस इतना डेफिनेशन सब कुछ है कि भाई कैपिटल C मतलब 1 मोल और उसका मतलब 1 ग्राम। 1 मोल में कितने ग्राम वो निकाल लीजिए, वो कहां से आता है? मॉलिक्यूलर वेट से आता है, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान नहीं देंगे बहुत बड़ी बन जाएगी। अच्छा अब आता है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है सीपी और सीवी में। कौन से? कैपिटल सीपी सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। वो रिलेशन जो है वो नाम दिया जाता है मेयर्स फॉर्मूला। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं, कहां से आया कैसे आया उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो मेयर्स फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। देखिए फॉर्मूला की स्पेलिंग गलत हो गई तो इसमें आप लोग पकड़ लेंगे, अरे सर को फॉर्मूला की स्पेलिंग नहीं आती, तो स्पेलिंग मत ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि अब इस समय आपके रात के कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं, तो हम लोग 1:30 बजे शूट कर रहे हैं रात में, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो आप लोग नेगलेक्ट कर ही सकते हैं। तो देखिए मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ध्यान दीजिएगा मोलर वाली है क्वांटिटी, मोलर स्पेसिफिक है, ठीक, इज इक्वल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बार लिखा चुका हूं, ठीक है, तो उसको खुद से अपने एक बार यहां आप खुद लिख लीजिए, ठीक। ये रिलेशन होता है और ये किसी भी गैस के लिए जो है ये वैलिड होगा फॉर एनी गैस, ठीक है, फॉर एनी गैस जो है वैलिड होता है। अच्छा देखिए इसी सीपी माइनस सीवी पर एक क्वेश्चन आ गया था, वो मैं क्वेश्चन नोट किया हूं, क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं। मे बी ये शायद AIPMT में आया था क्वेश्चन इजी था, आप में भी आ सकता है। जैसे उसने लिख दिया कि फॉर N2 द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv। ठीक है, कुछ नहीं दिया उसने, सिंपल दे दिया फाइंड फॉर N2 फाइंड द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मोलर स्पेसिफिक हीट है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब मोलर वाली क्वांटिटी है कि नहीं है, वो आप खुद समझिए। ठीक है, अगर वो बता देंगे तो क्वेश्चन में दम नहीं रह जाता ना। अब देखिए ऑप्शन क्या, ऑप्शन देख के ही आप लोग तो चौंकेंगे। ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया उसने। अब ऑप्शन देख के तो आपके दिमाग में फीलिंग आएगी, अरे सर Cp माइनस Cv इक्वल टू R आप पढ़ाए थे, R ऑप्शन में नहीं है, ये पता नहीं कैसे ऑप्शन बने हुए हैं। तो भैया यही तो खेला किया उसने। हम लोग को जो पता है पहले वो लिख लीजिए, कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv इक्वल टू R, ये हम लोग को पता है ना। अगर उसने ऑप्शन ऐसा लिखा है तो इसका 110% है कि ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, सॉरी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, ये आपका सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस R होता है, हम लोग को ये पता है। और कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्मॉल c में बता चुका हूं। N2 गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट 28 मतलब 28 इंटू स्मॉल Cp माइनस 28 इंटू स्मॉल Cv इक्वल टू R, तो स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv इक्वल टू R बटे 28। अब ये देख लीजिए आप, ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप कहोगे हाँ सर ये तो ऑप्शन मिल रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो ध्यान देना है, यही सब क्वेश्चन घुमाते हैं। उन्होंने दिया उन्होंने सिर्फ आपको चेक किया क्या आपको इस कैपिटल से और स्मॉल सी का रिलेशन पता है या नहीं पता है, बस उसी के चेक से उन्होंने क्वेश्चन बना दिया और बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। मैक्सिमम बच्चे बस Cp माइनस Cv इक्वल टू R रटे हैं, बस अब ऑप्शन ढूंढेगा ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएंगे कहानी। तो इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसमें आता है कि हम लोग सर Cv निकाले कैसे, मतलब सॉरी Cp जो है ये निकाले कैसे, तो इसको नोट कर लिए हैं। देखिए Cp हम लोग निकाले कैसे, तो बिल्कुल निकालने का तरीका बताया जाएगा। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, Cv इज इक्वल टू F/2 इंटू R, ये होता है Cv का फॉर्मूला, क्या Cv इज इक्वल टू F/2 इंटू R। पहली चीज तो R क्या है ये आप जानते होंगे, गैस कांस्टेंट। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस फॉर्मूला का प्रूफ आपको फिजिक्स में मिलता है और कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना फिजिक्स जरूरत पड़ती ना केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये सब लर्न होने चाहिए आपको। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको कुछ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बेसिक में एक चीज बताता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सिस्टम कंप्लीटली। किसी भी सिस्टम के स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जितने इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे गैस को डिफाइन करने के लिए, किसी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जाए कि मिनिमम आपको कितने क्वांटिटीज, अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ जाए, वही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे मान लीजिए गैस में मान लीजिए आपकी कोई गैस है, तो गैस में कहा जाता है कि अगर आपको प्रेशर और मान लीजिए आपको टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप उसका अगर स्टेट डिफाइन कर ले गए तो 2 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। डिटेल मत घुसिए, कोई मतलब नहीं, आपको इतना सिर्फ जानना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये डिपेंड करता है एटॉमिसिटी ऑफ डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस, ठीक है, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा कैसे, देखिए जैसे अगर आप बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस, अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस की बात करें तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये होता है हमारा कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैसेस समझते हैं, जैसे नियॉन है, आर्गन है और भी ऐसे क्रिप्टॉन, मतलब इस टाइप की जो गैसेस होती हैं जिसमें एक एटम है भाई, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम। ऐसे ही आता है आपका डायटोमिक, ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और जितने भी पॉलीएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक मतलब समझ रहे हैं
दो या मतलब दो से ज्यादा, दो एटम से ज्यादा गैसेस, जैसे दो की तो O2 है, N2 है, F2 है, बहुत से गैसेस हैं। और पॉलीएटॉमिक में जैसे O3 है, दो से ज्यादा 3, 5, 6 जितने भी एटम हो उनके लिए F की वैल्यू कितनी होती है 6। याद रखिएगा मोनो 3, डाया 5, पॉलीएटॉमिक 6, 3 5 6, 3 5 6, 3 5 6, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी गैस के लिए आ जाएगा तो CV निकाल लेंगे। अगर CV निकाल लिए तो Cp माइनस CV इक्वल टू R, मैं इसीलिए पढ़ाया ही था रिलेशन आपको मेयर्स फॉर्मूले में। तो Cp क्या आ जाएगा आपका F/2 इंटू R इंटू प्लस R, तो F/2 प्लस 1 इंटू R, ये क्या आ जाएगा Cp आ जाएगा आपका। तो CV याद रख लीजिए एक फॉर्मूला, बाकी ये वैल्यूज याद रखिए, तो ये फॉर्मूला तो आप अपने आप डिराइव कर ले जाएंगे। एक और छोटा सा फॉर्मूला देखिए, यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है तो ध्यान देके पढ़िएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला मिलता है गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। गामा एक क्वांटिटी होती है, वो किसके बराबर होती है Cp अपॉन Cv। सी यहाँ पर ये देखिए मोलर वाली क्वांटिटीज में सब मोलर वाली में बात कर रहा हूँ। गैसेस के केस में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बात नहीं करते हैं जनरली, अगर कुछ ऐसा हम फॉर्मूला या कुछ डिराइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस में मोल के बारे में बात करना है, मोल्स के टर्म में बात करते हैं, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी क्वांटिटी, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, भाई मोलर आ गया तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो आपकी इंटेंसिव ही होती है। कैसी होती है? इंटेंसिव। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो गया आपका गामा एक क्वांटिटी, वो क्या होती है Cp अपॉन Cv के बराबर होती है। ठीक है, जान गए इसका फॉर्मूला। अब आइए इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे अब। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, आप नोट कर लिए हर एक फॉर्मूला 2 3 5 6 याद हो गया होगा, इतनी उम्मीद करता हूं 3 5 6 याद हो गया होगा अब तक। आइए एक टेबल बनाइए, टेबल बना लीजिए। पहले गैस या डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहां पर रहेगी, फिर यहां आएगा आपका Cv, यहां आ जाएगा आपका Cp, यहां आ जाएगा आपका गामा, दैट इज Cp अपॉन Cv। अगर हम लोग बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस की, मोनोएटॉमिक मतलब से नियॉन है, ऑर्गन है, इस टाइप की जो गैसेस होती है जिसमें सिंगल एटम है। ठीक है, तो इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बताया, Cv F/2 इंटू R, तो 3/2 इंटू R, और Cp इक्वल टू क्या होता है Cv प्लस R, तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 इंटू R। Cp अपॉन Cv कर दीजिए, 5/3 वैल्यू आ गई। 5/3 को अगर हम लोग सॉल्व करने चले जाएं तो कितना हो जाएगा 1.66। ठीक, ये हो गया हमारा मोनोएटॉमिक के लिए। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं डायाटॉमिक गैस के लिए, F इक्वल टू कितना होता है 5, तो क्या हो जाएगा 5/2 R, और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 इंटू R, यहाँ क्या हो जाएगा 7/5, 1 कितना हो जाएगा 1.4। ऐसे ही देखिए ट्राइटॉमिक गैसेस के लिए, इसमें सब आपकी O2 N2 टाइप के सब गैसेस आ जाएंगे। ट्राइटॉमिक के लिए अभी मैंने बताया F इक्वल टू 6 बताया था, तो 3R हो जाएगा, 3R, ये आपका 4R, 4/3 1.33। ठीक, ये समझ में आ गया। टेबल बना लीजिए अच्छे से, हर एक चीज इसमें याद होनी चाहिए। याद क्या, जो बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। गामा की वैल्यू याद रख लीजिएगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, ट्राइटॉमिक गैस के लिए। अच्छा देखिए, जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जा रही है गामा की वैल्यू घटती चली जा रही है। गामा मोनोएटॉमिक को अगर मैं 1 लिखूं ग्रेटर देन गामा 2 ग्रेटर देन गामा 3, तो एटॉमिसिटी बढ़ी, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, एटॉमिसिटी बढ़ी और आपकी गामा की वैल्यू घटी। ठीक, ये टेबल समझ में आ गई आप लोगों को। समझना क्या था, ऐसा इसमें कुछ ऐसा थोड़ा ना कि बहुत बड़ी कोई पहाड़ की चीज मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहीं पर मैं इसको बना लीजिए अच्छे से, आप इसमें खुद भी हर एंट्री फिल कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक सम अप कर दिया।
अलग अलग मैं बता दिया था, एक समरी टाइप का, एक मतलब मान लीजिए आपको फास्ट रिवीजन करना हो तो इससे कर लेंगे, उसको एक एक चीज उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा अभी मैं आपको देखिए ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मैंने बताया था Cp इक्वल्स टू QP अपॉन N डेल्टा T था, तो QP इक्वल्स टू N Cp डेल्टा T, ऐसे QV इक्वल्स टू N CV डेल्टा T। इसको क्या कह सकते हैं कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट, सॉरी ये क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये क्या हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये और Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी गैस के लिए आप उसका हीट कंटेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मतलब मजाक मत ले लीजिएगा कि हल्के में बोल रहे हैं तो हल्का है फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है हीट कंटेंट निकालने के लिए। देखते हैं मेरे पास अगर शायद कोई क्वेश्चन होगा इस पे तो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, QV इज इक्वल टू NCP डेल्टा मैंने कहा दिया, नहीं तो अभी तो इसमें मेरे पास क्वेश्चन नहीं, लेकिन आगे जरूर होगा, तो आगे हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग का जो हीट वाला पोर्शन था, देखिए मैंने आपको हीट में हीट क्या होता है, कैसे उसकी यूनिट क्या होती है, फिर इस हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Cp Cv रिलेशन सब बता दिया, सब अच्छे समझ में आ गया। अब चलिए, मैंने बताया था कि एनर्जी एक्सचेंज करने के दो तरीके, एक हीट होता है, एक वर्क होता है। हीट मैं बता दिया हूं, अब मैं वर्क की बात करूंगा, वर्क की बात करेंगे हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी हम लोग वर्क की कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, देखिए वर्क क्या होता है, वो देखिए जैसे जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर करने की, एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका है, वो हीट और वर्क जो है, उसमें जो हमारा हीट होता है वो नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। नॉन मैकेनिकल मतलब उसमें कोई मैकेनिक्स इन्वॉल्व नहीं है। मैकेनिक्स इन्वॉल्व मतलब क्या, जैसे फोर्स प्रेशर जैसी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। वर्क में क्या होता है कि ये हमारा मैकेनिक, इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल मतलब हो गया कि मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। मैकेनिक्स इन्वॉल्व होने मतलब क्या हो गया कि जैसे कि फोर्स हो गया, प्रेशर। अब देखिए मैं आपको समझा चुका हूं कि एनर्जी एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ वर्क कैसे होता है। उसमें मैंने आपको कंटेनर का एग्जांपल लेके समझाया था अच्छे से ना। उसमें क्या मैंने फोर्स प्रेशर जैसी कोई बात नहीं की थी बात। तो बिना मैकेनिक्स लगाए हम लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ वर्क। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। सर डेफिनेशन में तो हम समझ गए। अच्छा डेफिनेशन तो समझ गए कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जिसमें आपका P एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। P एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। क्या चीज, फॉर दी कांस्टेंट प्रेशर। अगर मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है तब तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा पीवी डायग्राम है। ठीक है, क्या है, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में मान लीजिए कि कर्व कुछ ऐसे बना है। अब मैं कहूं कि इसमें वर्क निकालिए, वर्क कैसे निकालेंगे भाई, प्रेशर तो लगातार वेरी कर रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो ऐसे घटने बढ़ने का हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें तो प्रेशर नहीं कांस्टेंट। अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता तो हम लोग कह सकते थे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल प्रेशर जब होगा तब कैसे निकालेंगे तब की भी बात करेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए। देखिए फिर से वही फिगर पे मैं आपको लेके जाता हूं, फिर से वही फिगर पे आ जाइए।
यहाँ पर गैस भरी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, गैस का प्रेशर है और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। 1 by 1 एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, इधर आपका गैस का प्रेशर लग रहा है। 1 by 1 मैं केस डिस्कस करता हूं। अगर मान लीजिए आपके गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो एक पिस्टन पे क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, पिस्टन पे गैस प्रेशर अप्लाई करेगी, मतलब इस लेवल को और ऊपर करेगी, इस लेवल को मतलब ऊपर जाएगी अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस एक्सपैंड होगी, गैस एक्सपैंड होगी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लिख लीजिए अगर ऐसा हुआ तो एक्सपैंड करेगी गैस, एक्सपेंशन होगा, लिख लीजिए एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा V ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा V ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, लेस देन 0, वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर में। अब देखिए यहीं पर आप लोग कंफ्यूज, जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर है, अभी आप तो सर आप कहे कि अभी गैस का प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, अरे भैया एक्सटर्नल प्रेशर हुआ तो कांस्टेंट है, हम एक्सटर्नल प्रेशर को कहां टच किए, एक्सटर्नल प्रेशर जैसा वैसा ही है, कुछ हमने चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वर्क, अच्छा इसमें हो क्या रहा है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है ना, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, क्या वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, गैस ने क्या किया, पिस्टन में वर्क किया जिससे गैस एक्सपैंड हुई, गैस एक्सपैंड हुई तो वॉल्यूम बढ़ा, तो उसमें वर्क डन निगेटिव है, तो वर्क डन बाय द गैस निगेटिव। दूसरा केस यहीं पर तुरंत देख लीजिए, अगर आपका गैस एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए ज्यादा हो गया, जैसे ऐसी कोई कंडीशन बनी उसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस से ज्यादा है, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो जैसे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है मतलब क्या होगा, पिस्टन कस के और दबा देगा, तो अगर और दबा दिया तो क्या होगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। अरे सीधा समझिए ना कि अगर मान लीजिए ये चीज हमारी कंटेनर हुआ, अगर ये ज्यादा किया तो इसका लेवल बढ़ा तो भाई एक्सपेंशन हो गया, अगर ये दबाया तो क्या हो गया, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, डेल्टा V लेस देन 0, डेल्टा V निगेटिव हो गया, ये तो जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस पे वर्क किया जा रहा है, भाई अगर हम उस पे पिस्टन से दबा रहे हैं तो उसको वर्क कर रहे हैं ना, तो वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव। होता क्या है कि मैक्सिमम जगह बस इसको साइन कन्वेंशन लिखा देते हैं कि साइन कन्वेंशन वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए इसको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में, बहुत ध्यान रखिएगा भाई। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, भाई गैस प्रेशर ज्यादा किया तो लेवल हटा, वॉल्यूम बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, तो वर्क डन निगेटिव ही रह जाएगा, वर्क डन निगेटिव पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन के केस में हमेशा वर्क डन ऑन द गैस होगा और पॉजिटिव होगा वर्क डन, तो इसको याद रखिएगा। और जब भी एक्सपेंशन होगा, जब भी आपका एक्सपेंशन होगा तो इसमें एक्सपेंशन में क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा आपका वो ग्रेटर देन 0 है और वर्क डन बाय द गैस निगेटिव। सब एक ये सब दिमाग में रखिएगा, नहीं सब गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आइए हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें हम लोग जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये कांस्टेंट प्रेशर होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड है, तो जब अगर प्रेशर हमारा वेरिएबल होगा तब क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो पॉज करिए, नोट करिए, मैं मिटाता हूं और इसको बहुत ध्यान से देखिए, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा, सीधे सी बात एक्सपेंशन हो रहा है और उस केस में वर्क डन बाय द गैस मतलब निगेटिव है, तो जैसे आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन निगेटिव, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। ये चीज आप अगर डायरेक्ट लिंक करेंगे तो आपके लिए जल्दी होगा। जैसे अभी मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो ग्राफ के क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज याद है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, सर ने बताया कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन नेगेटिव, तो ऐसे क्या होगा कि जल्दी आप कर लेंगे क्वेश्चन, बाकी तो देर में तो सभी कर ही लेते हैं, उसको कोई फायदा नहीं होता है। देखिए
अगर मान लीजिए आपका प्रेशर जो है वो वेरिएबल है, मतलब अगर मान लीजिए प्रेशर जो है कुछ इस तरीके से है, मतलब ये मान लीजिए पीवी डायग्राम है आपका और इसमें कुछ हमारा प्रेशर जो है कुछ ऐसे ऐसे करके ये है, मतलब इसमें सीधी सी बात है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, कभी घट बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है। तो बात आती है सर ऐसे केस में हम लोग क्या वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा उस फॉर्मूले को आप किसी भी प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट और वेरिएबल, लेकिन वो फॉर्मूला सब जगह वैलिड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम इसकी एक स्मॉल स्ट्रिप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक स्मॉल स्ट्रिप, और ये बहुत छोटा सा रीजन है, मान लीजिए डीबी रीजन है, ठीक है, बहुत छोटा सा रीजन है डीबी, ठीक है। और प्रेशर पी ले रहे हैं। तो अगर इस स्मॉल स्ट्रिप को बाहर निकाले तो इस स्मॉल स्ट्रिप की जो लेंथ है वो पी है और जो ब्रेथ है वो डीवी है। तो अगर इसका हम एरिया निकाले तो एरिया क्या हो जाएगा? पी डीवी। और पी डीवी अगर ये एरिया है तो ये एरिया क्या दे देगा? स्मॉल वर्क डन दे देगा। स्मॉल वर्क डन भाई पी डीवी के बराबर है ना, और पी डेल्टा भी तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी मैंने आपको बताया था वर्क डन, ठीक है। तो ये जो एरिया है अंडर पीवी डायग्राम ये क्या ये स्मॉल वर्क डन दे रहा है, अभी टोटल नहीं, सिर्फ हम इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं ना। तो ये जो एरिया निकालेंगे स्मॉल वर्क डन दे रहा है, जिसको हम लोग डीडब्ल्यू से लिख रहे हैं। तो डीडब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी हो गया, ठीक है। तो ये लोग मतलब ये चीज इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है, वैसे बायो के बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आशुतोष सर ने आपको मैथमेटिकल उसमें सारा मैथमेटिकल की चीज जो थी आपको मैथमेटिकल टूल्स में आपको सब पढ़ा ही दिया था। लेकिन उसमें तभी मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए इसका आपको एरिया निकालनी है, पूरी एरिया निकालनी है, तो एक छोटी स्ट्रिप को निकाल लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, उससे सारे मतलब पूरी एरिया आ जाती है, ठीक है। तो फाइनली अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन का देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। एक तो नेगेटिव साइन हमें लगाना ही है, क्यों उसकी बात अभी मैं करता हूं। V1 से V2 इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स हो जाती हैं, इसको लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स कहते हैं, ठीक है। और इतना तो आप लोग पढ़े ही हैं। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस पी डीवी, ठीक है। बस सिंपली मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक, ये हो गया। W इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 तक, और इसको चाहिए तो P एक्सटर्नल लिख लीजिए इनटू dV, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये 100% ट्रू है, मतलब कहीं पर लगाइए भाई, प्रेशर कांस्टेंट हो प्रेशर वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट होगा तो बाहर कर लीजिएगा, किसी टर्म से वेरी करेगा तो रख लीजिएगा, तो इंटीग्रेट करिएगा, और नहीं तो वैसे बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस में, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, जो भी प्रोसेस हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हर प्रोसेस में ये आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो 100% ट्रू होगा ये फॉर्मूला, ठीक। तो इसमें एक बात थी, जैसे एक निगेटिव साइन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड एंड फॉर्मूला पहले लिखा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, मैंने कहा वहां पर नेगेटिव साइन मैंने यूज कर लिया। तो एक दिमाग में खुरापात आती रहती कि सर ये वर्ड क्यों नेगेटिव लगा रहे हैं, यहां पर भी आप इंटीग्रेशन में नेगेटिव लगा दिए। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता था मैं स्किप कर देता, क्या उसमें कुछ दिक्कत थोड़ा होती है, मैं स्किप कर देता इन सब चीजों को, लेकिन मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए वर्क डन, देखिए फिजिक्स में इतना तो आप लोग 10th में पढ़े ही होंगे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये भी हम लोग पढ़े हैं। मतलब जो हमने पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी फॉर्मूला लिखा था वो कहीं ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई भविष्यवाणी या भगवान विष्णु ने कोई भविष्यवाणी कर दी वहां सब लिख दिए थे, बिल्कुल उसका डेरिवेशन है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाता है, यही हमारा P इनटू डेल्टा V बन जाता था। देखिए मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि फोर्स, देखिए वर्क डन क्या होता है? F डॉट ds होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में डॉट वेक्टर होता है, और वो हमारा cos थीटा हो जाता है, Fs cos थीटा, मतलब वर्क डन फॉर्मूला क्या बनता है?
जो मतलब मैक्सिमम लोग फिजिक्स पढ़ते ही होंगे, फिजिक्स में वर्क और एनर्जी आपके आसपास कवर करेंगे तो सब चीजें आपको बताएंगे। एफ एस कॉस थीटा, तो अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताया था बनाते समय, इसमें मैंने क्या बताया था कि देखिए जिस साइड आपका फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एफ और एस अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 -1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, -fs हो जाएगा, ठीक है। बस यही रीजन है। तो रीजन एक मात्र है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहां पर हमारा नेगेटिव साइन जो है वो आता है, ठीक। कोई मतलब नहीं है, बस मैं एक समझाने के लिए बता रहा था, बाकी आपको याद रहे ज्यादा अच्छी बात है, ये सब भूल जाइए, फालतू की सब चीजों मत पढ़िए, बस एक जानते रहिए कि हाँ कि वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है। लेकिन बाकी आपने सबसे मेरी बात ये सुन लीजिए कि इस फॉर्मूले को जहां भी चाहिए वहां पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए मैं आपको कुछ सम अप कर दूं, कुछ चीजें हो गया ना, ये चीज नोट कर लिया ना। अब देखिए वर्क डन मैंने टोटल आपको 2 तरीका बताया है, एक तीसरा तरीका मैं बता देता हूं, फिर आपको सम अप कर देता हूं। तीसरा क्या है, अगर हमें ग्राफ में कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करना हो ग्राफ में, तो देखिए ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में जो हमारा वर्क डन होता है वो कुछ नहीं होता, वो सिंपल होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम। एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम में क्या हुआ कि जो पीवी डायग्राम बना होगा वो वॉल्यूम एक्सिस में जो भी एरिया कवर होगा उसको कहते हैं वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, देखिए लैंग्वेज से नहीं उतना समझ में आता जितना अभी मैं इसको एग्जांपल थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए उन्होंने पीवी डायग्राम कुछ ऐसा दे दिया, तो ये हमारा पीवी डायग्राम हो, मैंने कहा एरिया अंडर पीवी डायग्राम, मतलब क्या हुआ कि इस डायग्राम और वॉल्यूम एक्सिस के अंदर अंदर जितनी एरिया आ रही है, ये पूरी एरिया जो है, ये पूरी एरिया, यही हमारा, अगर यही आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो यही हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। सिंपल, बस पीवी डायग्राम और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो भी एरिया आ जाए उसी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं कुछ ऐसे रैंडम शेप की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे प्रोसेस, कुछ बात ऐसी कोई प्रोसेस है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, ये शेप और ये जितनी भी एरिया आएगी, और एक चीज जान लीजिए आपके पेपर कभी ऐसे रैंडम शेप नहीं आती जिसका आप एरिया ना निकाल पाए, हमेशा इस टाइप का कुछ देगा, ऐसे देगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि स्मॉल स्ट्रिप लेके होल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसा केमिस्ट्री में मुश्किल होता है, फिजिक्स में आ जाती है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, बस यही एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका वर्क डन हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन साइन जो होगा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या, इसीलिए मैंने कहा था कि वॉल्यूम, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो वर्क डन निगेटिव होगा, अगर वॉल्यूम घट रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों, कैसे, अभी मेरे हिसाब से शायद 5-7 मिनट अगर आप अपने वीडियो को पीछे करेंगे तो आपको इसका रीजन मिल जाएगा, ठीक। तो एक तो हम ऐसे ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, और तीसरा फॉर्मूला जो मैंने कहा था कि आप किसी प्रोसेस में यूज कर सकते हैं उसको, और बाकी उसको मेन हमें यूज करना है जब प्रेशर हमारा वेरिएबल हो, ठीक। और जो भी बताया था इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कि -V1 से V2 इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इनटू dV, यही हम लोग यूज करेंगे। वर्क डन हम लोग क्या निकालेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक हर प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे, और तो वहां पर हम यही फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करा दूं वर्क डन पे, और जो मेन आपके जो इसमें वर्क डन पे क्वेश्चंस होते हैं वो सब ग्राफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर उसका हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही बच्चों वाला पहले क्वेश्चन एक कर लीजिए, तब एक बड़ों वाला क्वेश्चन किया जाए।
देखिए ये हमारा उन्होंने पीवी डायग्राम बनाया है ए से बी, और जिसपे उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम सबकी वैल्यू दिया इन्होंने। यहाँ पर 1 2 3 वॉल्यूम इनका लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है, ठीक है। और यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 एटमॉस्फेयर। और फिर यहाँ पर इन्होंने सीधा पूछा है कि भैया बताइए ए से बी प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। वर्क डन उतना ही होगा जितना एरिया अंडर दिस डायग्राम होगा, वॉल्यूम एक्सिस और इस डायग्राम के अंदर जो भी एरिया आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब यही वाला एरिया, यही हमारा वर्क डन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तुरंत निकल जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, तो उसको मैं इसलिए मैं भी नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि जानता हूं वहां पर बच्चे फंसते हैं, क्योंकि हम खुद फंसते थे, तो आप भी फंस सकते हैं। तो ट्रेपेजियम छोड़ दीजिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए और एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बन रहा होगा वो बना लीजिए आप, और बस एरिया निकाल दीजिए, दोनों एरिया जोड़ दीजिए। अब यहाँ ट्रायंगल ये बन गया, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, इंटू हाइट कितनी है 2 लीजिए, और प्लस जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बना होगा, मेरे हिसाब से यहाँ तो स्क्वायर बन जा रहा है तो 4, बस उसकी एरिया। इसमें क्या दिक्कत है, देखिए एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन होगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे वर्क डन की यूनिट क्या आएगी, 6 एटमॉस्फेरिक लीटर, ठीक। ये तो हमारी वर्क डन आ गए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए आगे, अब इसमें कुछ अच्छा ही क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो कुल मिला के एरिया ही निकालना है, ठीक है, एरिया के अलावा कुछ नहीं करना किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो मैंने नोट किया था, हाँ नोट हुआ है। अब देखिए एक मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस, हाँ देखिए यही तो मेन चीज में बताना ही भूल गया। ऐसा मैंने कुछ बनाया था ना ए से बी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई थी वर्क डन की, देखिए अपने नोट्स में, हमें तो याद भी नहीं आ रही कितनी थी, 6 - 6 कुछ ऐसे, कितनी आ रही, 6 आ रही थी शायद। चलिए हम तो 6 मान ले रहे हैं, जो भी आई थी आप अपनी वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है, मान लेते 6 आई थी। तो मैंने कोई साइन लगाया नहीं न्यूमेरिकल, मैंने क्या कहा था कि ग्राफ से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग जो एरिया निकालते हैं ग्राफ से, उससे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, साइन कैसे बताएंगे। देखिए कुछ ऐसा मैंने बनाया था, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये तभी होता है जब गैस जो है वो वर्क करे, वर्क डन बाय द गैस होगा तब, और वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। और नहीं इस चीज से याद रख लीजिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन नेगेटिव, बस, ठीक। तो यही बात वही उस समय मैंने इसीलिए मैंने एक छोटा सा पॉज लिया था, उस समय कुछ आया मेरे दिमाग में, कुछ छूट रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर उस समय स्ट्राइक नहीं किया। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड है। देखिए क्या है, उन्होंने कुछ पीवी डायग्राम ऐसा बनाया, ठीक है, प्रेशर वही है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम हमारा लीटर में है। यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू बीच में 2 है, यहाँ वैल्यू 3 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका अगर हम बात करें पॉइंट ए बी सी और 2 4 और 6, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है। ये कुल मिला के इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया। पूछा क्या है ये देखिए, इन्होंने पूछा है वर्क डन ए बी क्या होगा, वर्क डन बी सी क्या होगा, वर्क डन सी ए क्या होगा, वर्क डन ए बी सी ए क्या होगा। देखिए 1 बाय 1 एक एक पार्ट हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, और तो इसमें नहीं क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन मैंने 3-4 पार्ट ले लिया ताकि सब कवर हो जाए, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस है, मैंने कहा, मैंने ऐसा बोल दिया साइक्लिक प्रोसेस है। आपको साइक्लिक प्रोसेस मैंने क्या बताया था, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, ए से गैस चली है, ए से बी गई है, बी से सी गई है, सी से ए आ गई, इनिशियल फाइनल सेम, ठीक ठीक। और देखिए वर्क डन जो होगा साइक्लिक प्रोसेस का, वर्क डन 0 नहीं आएगा। अब यहां देख लीजिएगा
इससे क्या पता चल जाएगा कि वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्टेट फंक्शन होता तो साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो जाता उसकी वैल्यू, ये मैं आपको बताया था। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें वर्क डन ए बी निकालना है, ए से बी में। अच्छा बताइए ए से बी में क्या कांस्टेंट है? ए से बी में जा रहे हैं सर तो वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो मतलब सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा बेटा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भैया ये बताया था मैंने आपको, कोई ऐसा फॉर्मूला, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें जो क्या होता है, V1 से V2 P इंटू dV, ठीक है, या वर्क डन का फॉर्मूला चाहे माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V देख लीजिए। प्रेशर बढ़ रहा हो घट रहा हो कांस्टेंट है वेरिएबल हो, उसका वो बाद में आएगा, उसकी बाद में बात की जाएगी। पहले वॉल्यूम का चेंज तो देखिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा V 0 तो भैया काहे का वर्क डन 0, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0। अब देखिए अगर हम लोग B से C में जाएंगे तो B से C में क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V देखना है बस, डेल्टा V 2 है और माइनस, और प्रेशर कितना है 6, तो माइनस 6 इंटू 2 कितना आ गया, माइनस 12 एटमॉस्फेरिक लीटर। ठीक, ये वर्क डन आ गया। और सीधी सी बात है कि B से C जो है, B से C में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन निगेटिव ही आ रहा है। अच्छा क्या यही एक तरीका था निकालने का वर्क डन, कि कोई और तरीका था? तरीका है सर, तरीका है। आप ग्राफ में एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्यों फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो जब ग्राफ के लिए बता दिया गया था कि उसमें एरिया निकाल के काम चल जाता है? तो भैया देखिए ये BC का अगर आपको एरिया निकालना है तो सिंपल BC और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो भी एरिया है वो निकाल लीजिए, कुछ नहीं है, रेक्टेंगल बनेगा, जिसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 आएगी और विड्थ जो है वो 2 आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए निगेटिव कर देंगे माइनस 12। तो चाहे जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CA में बात करते हैं, वर्क डन CA। अब CA के लिए कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग कोई नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे फिर हम लोग, क्या करें भैया ग्राफ बनाए हो तो एरिया निकाल के निकालो ना वर्क डन, काहे दिमाग खराब कर रहे हो, फॉर्मूला पूछ रहे हो, ठीक है। देखिए बस इतना एरिया आपको निकालना है, इतना एरिया कि ये CA को सिर्फ देखिए, CA को और वॉल्यूम एक्सिस इसके बीच वाला एरिया निकाल दीजिए, कोई दिक्कत है एरिया निकालने में? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, एक ट्रायंगल बन गया, पहला फिगर ट्रायंगल है, दूसरा फिगर आपका क्या है, रेक्टेंगल है। तो CA के लॉन्ग निकालने में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 2, हाइट कितनी है आपकी 4 प्लस ये आपका रेक्टेंगल हो गया तो 2 2 4, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो गया, तो यहां काट दीजिए और ये 4 4 8 हो गया, 8 तो ठीक है। लेकिन अब ये बताइए कि इसमें वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो आप कहोगे सर C से A जो इधर आ रहा है मतलब वॉल्यूम घट रहा है, पहले C पे 3 लीटर था, अब ये पे 1 लीटर हो गया, मतलब वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कैसे कंप्रेस होगी? जब उस पर कोई वर्क करेंगे तब तो कंप्रेस होगी, मतलब वर्क डन ऑन द गैस वो क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक, ये हो गया। अब उसने पूछा वर्क डन ABCA, तो देखिए कभी भी साइक्लिक प्रोसेस अगर ऐसी है कि A से B से C से A, अब इसमें हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो काम करिए शांति से, हर एक स्टेप का निकाले ही है उसको जोड़ दीजिए बस, मतलब वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से A, ठीक है, A से B से C से A, सारे वर्क डन जोड़ दीजिए, ABCA का वर्क डन आ जाएगा। और A से B का 0 आया था, फिर माइनस 12 आया है, प्लस 8 आया, मतलब फाइनली माइनस 4। ये हुआ टोटल वर्क डन हमारा ABCA के लॉन्ग वाला। आप कहोगे कि सर आगे दिया हमें क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत कि सर अच्छा ये बताइए, मान लीजिए पेपर में WABCA पूछा,
तो सर हम चले पहले चारों निकाले तब ये करें? हाँ भैया, या तो एक मेथड ये हुआ आपके लिए कि या तो सब निकालो हर एक प्रोसेस का और उसका जोड़ दो, और दूसरा मेथड हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मेथड भी आपके लिए आसान पड़ेगा, वो भी आसानी है और वो आसान है, लेकिन पहले इसको आप नोट करिए। 1 2 3 नोट कर लेना। एक मिटा रहे, ओ फिगर नहीं मिटाना था मुझे, चलिए ठीक है फिर से बना देते हैं फिगर। फिगर कुछ आपका ऐसे था ना, कुछ ट्रायंगल टाइप कुछ बन रहा था, ठीक। और देख लेते हैं क्वेश्चन अपना फिर से। नहीं देखिए, इतना जल्दी मैं क्वेश्चन भूल गया। कुछ ऐसा मैंने बनाया था ABC, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है, उसमें डेटा नहीं लिखनी फालतू में, नहीं लिख ही लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करके दिखाएंगे आप लोगों को। 2 6 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, ठीक। देखिए क्या है, अगर आपको कभी भी वर्क डन निकालना है साइक्लिक प्रोसेस में, तो नोट कर लीजिए इसको, नोट बना के कि वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में क्या जाता है, एरिया ऑफ साइकिल के बराबर, एरिया ऑफ साइकिल के बराबर। अगर आपकी साइकिल क्लॉकवाइज है, अगर आपकी साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन आपका निगेटिव होगा। अगर आपकी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। क्या समझे? समझे ये कि अगर वो कभी वर्क डन साइक्लिक वर्क डन पूछे, मतलब जैसे ऐसा कोई प्रोसेस हो और पूछ रहा है ABCA पूरा वर्क डन पूछ रहा है, तो क्या करिए, सिंपल आप एरिया ऑफ द साइकिल निकाल दीजिए, मतलब ये आपकी साइकिल है, इसी का वर्क डन, इसी का एरिया निकाल दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। इसका एरिया निकालने में क्या दिक्कत है भाई, ट्रायंगल है, सिंपल हाफ बेस हाइट लगा दीजिए, हाफ बेस इतना है, कितना 2, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है 4। अब बताइए आंसर क्या आपका 4 आया था कि नहीं आया था? उसमें मेरे हिसाब से शायद -12 + 8 मैंने किया था, -4 आया था ना, इसमें भी माइनस ला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या माइनस तो लगाना है, एक माइनस लगा देंगे, लेकिन विथ रीजन लगाएंगे। देखिए साइकिल मैंने कहा अगर आपकी क्लॉकवाइज है वर्क डन निगेटिव, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है वर्क डन पॉजिटिव। पहले इसको नोट बना के नोट करिए इसको सही से, एकदम मतलब मोटा मोटा हेडिंग में नोट करिए। देखिए देखिए प्रोसेस, ये जो प्रोसेस आपका क्या क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज समझते हैं ना घड़ी वाला, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, ये क्लॉकवाइज है इसलिए वर्क डन निगेटिव। देखिए सिंपल वन स्टेप प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ऐसा कोई भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि उसने कुछ ये दे दिया, ये देखिए ये उसने कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, ये भी एक साइक्लिक है कि यहाँ A से B चलता है, B से C से D, D से A, ठीक है, उसने कुछ ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दे दिया। पूछा है, उसने कहा कि WABCDA बताइए, वर्क डन बताइए ABCDA, ठीक है। ऐसा नहीं करिए उसमें कि A से B, B से C, C से D, D से A, एरिया कैलकुलेट करिए, करेंगे तब भी हो जाएगा, उसको करिए सब जोड़ दीजिए, लेकिन समय खराब होगा। तो ऐसे में क्या करिए, सिंपल यही जो साइकिल है ना इसी के एरिया निकाल दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है, बस इसकी एरिया निकालना, तो उसमें क्या करना है यार, सिंपल लेंथ ऑफ ब्रेड्थ पता करो, एरिया निकालो, एकदम बच्चों वाला खेल है। अच्छी जान लीजिए, आता आपके ट्रायंगल और यही सब रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला एरिया आएगा, चिंता मत करिए, आपको कोई ऐसा बहुत खतरनाक एरिया निकालने नहीं देगा, बस वो कॉन्सेप्ट आपको चेक करता है। अब जैसे यहाँ देखिए जो साइकिल है आपकी क्लॉकवाइज साइकिल है ना, क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज समझ जाइए, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की जैसे घड़ी चलती है उसको उल्टा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, सॉरी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। इतना लगा लेंगे तो आपके वर्क डन के ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो आपके गलत नहीं होंगे, जो आते हैं पेपर में, ये पेपर में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, इसकी ऐसी शक्ल के क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से मिलेंगे पेपर में। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस में, जैसे हमने पढ़ा है ना आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो सब में हम लोग इंडिविजुअल सब में वर्क डन निकालते हैं।
तो देखते हैं वर्क डन क्या आता है। तो हेडिंग डाल लीजिए वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस।